आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्य और उसकी शक्तियाँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रांस के संविधान में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। पंचम गणतंत्र का जो संविधान है वह राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष घोषित नहीं करता है, किंतु संविधान द्वारा उल्लेखित उसकी शक्तियों का मात्र सामान्य अध्ययन करने पर भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति देश की वास्तविक कार्यपालिका है। शासन की समस्त महत्वपूर्ण शक्तियाँ उसमें निहित हैं। उसकी जो शक्तियाँ हैं वे भारत के राष्ट्रपति या ब्रिटेन की महारानी या जापान के सम्राट के समान नामात्र की न होकर के बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के समान वास्तविक हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि कार्यपालिका शक्तियां, विधायनी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वैदेशिक संबंधों के संचालन की शक्ति और संकटकालीन शक्तियां। सबसे पहले हम क्रम लेते हैं कार्यपालिका शक्तियों की। पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का स्रोत है। वह राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी तथा अध्यक्ष है। वह समस्त सरकारी उत्सवों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति है वह है जल, थल, वायु तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति भी है। संविधान द्वारा नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसदीय व्यवस्था के आधारभूत मान्यता है। ब्रिटेन तथा भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति तथा सम्राट द्वारा होती है, किंतु दोनों ही व्यवस्थाओं में काफ़ी अंतर है। ब्रिटेन तथा भारत में उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है जो संसद के निचले सदन में बहुमत दल का नेता होता है। यह एक परंपरा है। पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति इस संबंध में न तो किसी वैधानिक मान्यता द्वारा बाध्य है और न ही किसी परंपरागत मान्यता द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वह अपने स्वविवेक से करता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति से अलग शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रधानमंत्री के लिए अब यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त करे। तो हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में भी फ्रांस के राष्ट्रपति को भारतीय राष्ट्रपति से अलग शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति न केवल प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वरन प्रधानमंत्री को पद से हटाने का अधिकार भी रखता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार गठित मंत्रिपरिषद की वह अध्यक्षता भी करता है। इसके विपरीत भारत तथा ब्रिटिश व्यवस्थाओं में प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, राष्ट्रपति या सम्राट नहीं करता। तो हम ये देखते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में और उसको पद से हटाने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति से अलग शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब हम अध्ययन करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति की विधायनी शक्तियों की। राष्ट्रपति देश की प्रमुख कार्यपालिका तथा व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। ये संदेश उसके द्वारा पढ़े जाते हैं और इन पर कभी भी वाद विवाद नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद के विशेष सत्र को बुला सकता है। इन सत्रों की समाप्ति भी उसी के आदेशों द्वारा हो सकती है। संविधान राष्ट्रपति को कानूनों के क्रियान्वयन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 10 में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानूनों को 10 दिन की अवधि के भीतर कार्य रूप में परिणित करेगा, किंतु इस अवधि के भीतर वह कानून या उसकी किसी धाराओं पर संसद से पुनर्विचार करने का अनुरोध भी कर सकता है। राष्ट्रपति के किसी भी ऐसे अनुरोध पर संसद द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। ऐसे अनुरोध को ठुकराया नहीं जा सकता। किंतु दूसरी तरफ यह भी सही है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा अंतिम रूप से पारित कानून को 15 दिन की अवधि के भीतर लागू करने से इनकार भी नहीं कर सकता।
व्यवस्थापन के क्षेत्र में राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है उसकी राष्ट्रीय परिषद को भंग करने की शक्ति। अनुच्छेद 12 के अनुसार राष्ट्रपति अपने इस महत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों से परामर्श करके ही करता है। संविधान की भाषा से ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसा परामर्श मानने के लिए वह बाध्य है या नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा प्रथम विघटन अथवा भंग किए जाने के उपरांत भी निर्वाचन अर्थात राष्ट्रीय परिषद का निर्वाचन से 1 वर्ष के भीतर पुनः राष्ट्रीय परिषद का विघटन नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों के प्रयोग की अवधि में राष्ट्रीय परिषद को विघटित भी नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन तथा भारत की संसदीय व्यवस्था में भी निचले सदनों का विघटन राष्ट्राध्यक्ष द्वारा होता है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग हमेशा ही प्रधानमंत्री के परामर्श से किया जाता है तथा ऐसा परामर्श आवश्यक रूप से बाध्यकारी होता है। अर्थात ब्रिटेन की महारानी प्रधानमंत्री के परामर्श पर कॉमन सभा का विघटन कर सकती है। महारानी प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। इसके विपरीत फ्रेंच प्रणाली ब्रिटिश परंपरा से 3 बातों से अलग है। फ्रेंच व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा ऐसा परामर्श लिया जाता है और वह भी केवल प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों से परामर्श राष्ट्रपति स्वयं लेता है। दिया नहीं जाता परामर्श बल्कि राष्ट्रपति स्वयं लेता है। दूसरी भिन्नता यह है ये परामर्श ऐच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है, अर्थात राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और तीसरी जो भिन्नता है वह है ये अधिकार असीमित नहीं है। संविधान द्वारा इस अधिकार के प्रयोग पर 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं। 1 वर्ष की अवधि के भीतर इसका दोबारा प्रयोग नहीं होगा तथा विशिष्ट शक्तियों के प्रयोग की अवधि में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 11 है, उसमें ये उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति कुछ विषयों में किसी विधेयक को मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव अथवा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव पर जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है। यदि जनमत विधेयक की स्वीकृति के पक्ष में है तो राष्ट्रपति पूर्व धारा में विहित समय के भीतर इसकी घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार मंत्रिपरिषद के विचार के बाद अध्यादेशों और राज्याज्ञाओं पर गणतंत्र के राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। तो यह है फ्रांस के राष्ट्रपति की विधायन शक्तियाँ हैं। अब हम अध्ययन करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की। अनुच्छेद 64 के अनुसार राष्ट्रपति न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षक है। उसे क्षमा करने का अधिकार है। वह न्यायपालिका की उच्च परिषद का सभापतित्व करता है। वह संवैधानिक परिषद के 1/3 सदस्यों एवं अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति भी करता है। अब हम अध्ययन करते हैं वैदेशिक संबंधों से संबंधित शक्ति। पंचम गणतंत्र के संविधान में वैदेशिक संबंधों के संचालन के क्षेत्र में राष्ट्रपति को काफ़ी व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इसमें राष्ट्रपति है वह राजदूतों, विशेष दूतों और प्रदूतों की नियुक्तियां करता है और विदेशों से आए राजदूत भी उसी के नाम से प्रमाण पत्र लाते हैं। संधियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के विषय में भी उसका जो निर्णय होता है वह काफ़ी प्रभावी होता है। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है गणतंत्र के राष्ट्रपति बातचीत करते हैं और संधियों की पुष्टि करते हैं। विदेश यात्रा के समय देश के प्रतिनिधि के रूप में या परराष्ट्रीय विषयों के मुख्य प्रवक्ता के रूप में राष्ट्रपति की अपनी अहम भूमिका होती है। तो हम ये देखते हैं कि वैदेशिक मामलों में भी राष्ट्रपति को यथाशक्तियाँ प्राप्त है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। पंचम गणतंत्र का जो संविधान है राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है और इन विशेष शक्तियों को आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियाँ कहा जाता है। इन शक्तियों का प्रयोग वह राष्ट्रीय संकटों के अवसर पर करता है। जब गणतंत्र की संस्थाओं या राष्ट्रों की स्वाधीनता या राष्ट्र की एकता, अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वाह को खतरा पैदा हो जाता है, ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 16 में लिखा है कि जिन परिस्थितियों में पंचम गणतंत्र के संविधान का निर्माण किया गया था उसके संदर्भ में इन संकटकालीन शक्तियों के औचित्य को सहज ही समझा जा सकता है, किंतु राष्ट्रीय संकट काल के इस मौके पर निर्णय का अधिकार किसी एक व्यक्ति को प्रदान किया जाना कम आपत्तिजनक नहीं था।
1958 ईस्वी में इस अनुच्छेद के आलोचकों की मुख्य आपत्ति यही थी कि व्यक्तिगत अधिकार चाहने वाले राष्ट्रपति द्वारा इस प्रावधान का दुरुपयोग जानबूझ करके भी किया जा सकता है। लेकिन इसके पश्चात भी वहाँ के जो राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। पंचम गणतंत्र के जो निर्माता थे उनको कई आशंका थी, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 16 में ही उन परिस्थितियों का भी उल्लेख कर दिया गया जिनमें राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं का भी उल्लेख कर दिया गया जिनसे वह इन शक्तियों के प्रयोग से पूर्व आवश्यक रूप से परामर्श करेगा। उन व्यवस्थाओं का भी उल्लेख कर दिया गया था जो इन शक्तियों के प्रयोग की अवधि में क्रियाशील रहेंगी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग तभी करेगा। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी ना करने लगे, इसलिए फ्रांस में भी के संविधान में भी ऐसे प्रावधान कर दिए थे कि राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों का मनमर्जी से प्रयोग ना कर सके, जिसमें राष्ट्रपति जब भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो निम्न चीज़ों को वह ध्यान में रखेगा: गणतंत्र की संस्थाओं को, राष्ट्रीय स्वतंत्रता को, देश की एकता अखंडता को, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को। अगर खतरा पैदा हो ऐसी स्थिति में ही राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इन शक्तियों के प्रयोग से पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष संवैधानिक परिषदों से परामर्श करेगा। ऐसा परामर्श शासकीय और आवश्यक होगा और इस संबंध में की गई समस्त कार्रवाई है वह राष्ट्र के नाम संदेश में प्रसारित की जाएंगी। इन कार्रवाइयों में संविधान परिषद का परामर्श भी लिया जाएगा। संसद की बैठक आधिकारिक रूप से होगी और संकट काल में उसे भंग नहीं किया जा सकेगा तथा संकट काल कायम रखने के संबंध में संविधान परिषद को अपना विचार बतलाना होगा। यहाँ हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं उन पर कई प्रतिबंध हैं, अर्थात अपनी मर्जी से वह इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। वह देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को जब खतरा पैदा होगा तभी वह इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियाँ, वैदेशिक संबंधों से शक्तियाँ और विधायन शक्तियाँ प्राप्त हैं। धन्यवाद।